11 अप्रैल 1970 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 की फ्लाइट टेक ऑफ करती है। दोस्तों इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर जिम लॉवेल, कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर्ट और ल्यूनार मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हीस। दोस्तों ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन की सक्सेस को देखते हुए इतने आश्वस्त थे अपने सपने को लेके, अपने मिशन को लेके। दोस्तों इनका सपना था चांद पे कदम रखना। मिशन के बेसिक 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला था चांद की मिट्टी की जांच करना और दूसरा था कि ह्यूमंस की एबिलिटी को डेवलप करना चांद पे रहने के लिए। दोस्तों 2 दिन तक मिशन बिल्कुल स्मूथ चलता है जैसा कि इन्होंने सोचा था। दोस्तों तीसरे दिन जैक स्विगर्ट ऑक्सीजन टैंक का प्रेशर चेक करने के लिए सर्विस मॉड्यूल में जाते हैं। दोस्तों ये एक रूटीन चेकअप था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था इसमें। दोस्तों जैसे ही वो स्विचेस को ऑन करते हैं एक जोरदार धमाका होता है और सर्विस मॉड्यूल में और पूरे स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे सायरन और वार्निंग सिग्नल आने लगते हैं। दोस्तों पहले तो इनको समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, क्योंकि जो कमांडर थे जिम लोवेल उनको लगता है कि जो ल्यूनार मॉड्यूल के पायलट हैं फ्रेड हीस, उन्होंने जरूर प्रेशराइजेशन वाल्व को ऑन किया होगा, क्योंकि ऐसा करने से भी एक धमाके जैसा होता है और वो पहले मजाक मजाक में ऐसा कर चुके थे। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा कुछ नहीं था। जैक स्विगर्ट को लगता है कि जरूर ल्यूनार मॉड्यूल को किसी एस्ट्रॉइड ने हिट किया होगा, लेकिन ल्यूनार मॉड्यूल से कोई भी लीकेज नहीं था, ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं था वहां पे। दोस्तों जो कमांडर जिम लॉवेल थे वो खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं और उन्हें दिखता है कि कोई गैस उनके स्पेसक्राफ्ट से लीक हो रही है। दोस्तों वो देख के समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है, कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। दोस्तों तभी सेंसर्स दिखाते हैं कि ऑक्सीजन का एक टैंक बिल्कुल खाली है और ऑक्सीजन के दूसरे टैंक से प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा है। दोस्तों ये देख के जो ग्राउंड पे नासा के हेडक्वार्टर है उनको रिपोर्ट करते हैं कि ह्यूस्टन वी हैव हैड ए प्रॉब्लम। दोस्तों ये बहुत ही फेमस कोट है अपोलो 13 मिशन का और इस मिशन की कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों चांद पे जाना तो दूर, अब बात आ गई थी सर्वाइवल पे कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा वापस धरती पे आ पाएंगे या नहीं। दोस्तों आइए जानते हैं मेरे साथ अपोलो 13 मिशन की पूरी कहानी। दोस्तों इस मिशन की टाइमिंग को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये मिशन नासा के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम पे आया था। दोस्तों एक्चुअली बात ये थी कि 1 साल भी नहीं बीता था जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पे कदम रखा था। इससे पहले के दोनों मिशन यानी कि अपोलो 11 और अपोलो 12 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन इन दोनों मिशन के बाद लोगों का और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट गिरने लग गया था लोगों को चांद पर भेजने में। लेकिन नासा को इस मिशन के जरिए ये प्रूव करना था कि स्पेस में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए नासा के लिए ये मिशन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम पे आया था। दोस्तों अपोलो 13 के इस इंसिडेंट को समझने के लिए आपको स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन को थोड़ा जान लेना चाहिए। स्पेसक्राफ्ट बेसिकली 4 हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला हिस्सा ल्यूनार मॉड्यूल, दूसरा कमांड मॉड्यूल, तीसरा सर्विस मॉड्यूल और चौथा लॉन्च एस्केप सिस्टम। दोस्तों कमांड मॉड्यूल बेसिक वो हिस्सा होता है जो एक कोन शेप का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी स्पेसक्राफ्ट का, क्योंकि जितने भी सारे कंट्रोल पैनल्स होते हैं वो सारे के सारे लगभग कमांड मॉड्यूल में ही होते हैं। दोस्तों जितने भी नेविगेशन बार होते हैं, रेडियोज होते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, छोटे मोटे इंजन, ये सब मिला के कंट्रोल पैनल बनता है। दोस्तों दूसरा हिस्सा होता है सर्विस मॉड्यूल। दोस्तों सर्विस मॉड्यूल में बेसिकली ऑक्सीजन होती है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, एक तरह से इनको आप फ्यूल सेल्स कह सकते हो। फ्यूल सेल का मतलब हो गया एक तरह से ये ऑक्सीजन के टैंक्स हैं और हाइड्रोजन के टैंक्स हैं जिनको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है उन टैंक्स के अंदर। उनमें हीटर लगे हुए होते हैं जिसके जरिए इनको गैस में कन्वर्ट करके एस्ट्रोनॉट के सांस लेने के लिए यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बेसिकली यही हेल्प करते हैं। दोस्तों तीसरा हिस्सा होता है ल्यूनार मॉड्यूल। ये वो हिस्सा होता है जो एक्चुअल में चांद पे उतर के जाता है, और जब काम चांद पे खत्म हो जाता है, जब ऑब्जेक्टिव मिशन का खत्म हो जाता है, तब ये हिस्सा वापस से आके कमांड और सर्विस मॉड्यूल से जुड़ जाता है। दोस्तों कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को एक साथ CSM भी कहा जाता है। कई बार आप किसी जगह पे CSM भी लिखा हुआ पढ़ सकते हो, तो इसका मतलब यही है कि कमांड और सर्विस मॉड्यूल। दोस्तों चौथा हिस्सा होता है लॉन्च एस्केप सिस्टम, यानी कि ये वो हिस्सा है जो सिर्फ लॉन्चिंग के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को बचा के वहां से दूर ले जाता है, और अगर लॉन्च बिल्कुल सही रहता है तो इस हिस्से को हटा दिया जाता है स्पेसक्राफ्ट से और फेंक दिया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं अपोलो 13 की फ्लाइट पे। 11 अप्रैल 1970 अपोलो 13 की फ्लाइट अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से टेक ऑफ करती है।
दोस्तों लॉन्च बिल्कुल सही रहता है, इसीलिए लॉन्च एस्केप सिस्टम को हटा के फेंक दिया जाता है। दोस्तों 2 दिन बिल्कुल स्मूथली जाते हैं जैसा इन एस्ट्रोनॉट्स ने सोचा था, और ये वहां पे बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं। तीसरे दिन यानी कि 13 अप्रैल 1970 को जैक स्विगर्ड को कहा जाता है कि आपको एक टीवी ब्रॉडकास्ट करना है जिसके अंदर आपको कंट्रोल और सर्विस मॉड्यूल को दिखाना है। दोस्तों ये ब्रॉडकास्ट किसी भी टीवी चैनल ने लाइव नहीं दिखाया था। इससे आप समझ सकते हो कि लोगों का इंटरेस्ट इस मिशन में कितना कम था। दोस्तों इसके ठीक बाद जैक स्विगर्ड को कहा जाता है कि आप जाके एक बार जो ऑक्सीजन टैंक है उनके प्रेशर को चेक करो। दोस्तों ऑक्सीजन टैंक बेसिकली सर्विस मॉड्यूल में लगे हुए होते हैं, और अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट में जो सर्विस मॉड्यूल था उसमें 2 ऑक्सीजन टैंक और एक हाइड्रोजन का टैंक लगा हुआ था। दोस्तों ये टैंक बेसिकली स्फीयर शेप के होते हैं और इनके अंदर ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। अंदर हीटर लगे होते हैं जिससे कि लिक्विड को गैस में बदला जाता है और एस्ट्रोनॉट उसी से सांस लेते हैं। दोस्तों जैसे ये प्रेशर चेक करने के लिए स्विचेस को ऑन करते हैं, एक जोरदार धमाका होता है सर्विस मॉड्यूल के बाहर की तरफ, और जिससे कि जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो पूरा हिल जाता है और बहुत सारे वार्निंग्स और अलार्म बजने लगते हैं। दोस्तों जो कमांडर जिम लोवेल होते हैं वो अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और उनको दिखता है कि कोई गैस लीक हो रही है। ये धरती पे जो मिशन कंट्रोल होता है उससे संपर्क करते हैं और उनको कहते हैं कि ह्यूस्टन वी हैव हैड ए प्रॉब्लम, और बताते हैं कि एक जोरदार धमाका हुआ है और उनको अपनी खिड़की से बाहर एक गैस लीक होती हुई दिख रही है और ये बिल्कुल ऑक्सीजन हो सकती है। दोस्तों वो ये भी बताते हैं कि मेन बस भी अंडरवोल्ट है, यानी कि जो फ्यूल सेल्स हैं वो प्रॉपर वोल्टेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और सेंसर्स ऐसा दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक टैंक बिल्कुल खाली है और दूसरे टैंक से प्रेशर बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा है। दोस्तों इससे प्रूव हो जाता है कि वो जो लीक होने वाली गैस है वो बिल्कुल ऑक्सीजन ही है। दोस्तों इसमें बेसिकली हुआ ये था कि जो 2 टैंक अपोलो 13 में लगे थे उसमें से एक टैंक अपोलो 10 के लिए यूज किया जाना था, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस करने की वजह से इसको वहां से हटा लिया जाता है। और जब ये मॉडिफिकेशंस हो रहे होते हैं तो एक माइनर सी मिस्टेक होती है, ये टैंक एक्चुअली नीचे गिर जाता है और उससे एक ऑक्सीजन की जो पाइप होती है वो ब्रेक हो जाती है, लेकिन कोई इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता। और दूसरी दिक्कत ये होती है कि इस टैंक में हीटर लगे हुए होते हैं जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब उन हीटर के जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर होता है वो सिर्फ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, लेकिन जो टेम्परेचर ये हीटर प्रोड्यूस करते हैं वो है 580 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इस एक्सट्रीम हीटिंग को कोई नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि टेम्परेचर में रीडिंग ही नहीं आती। दोस्तों इसी वजह से जो टैंक की वायरिंग होती है वो शॉर्ट हो जाती है क्योंकि इंसुलेशन हट जाता है इस एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से। और जैसे ही जैक स्विगर्ट ने स्विचेस ऑन किए तो इनके अंदर एक स्पार्क होता है, और क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही फ्लेमेबल गैस है तो इसी वजह से आग लगती है और वो टैंक फट जाता है। दूसरा टैंक भी डैमेज हो जाता है क्योंकि इसके पास ही लगा हुआ था और वहां पे लीकेज शुरू हो जाती है। दोस्तों यही मेन कारण था अपोलो 13 के एक्सीडेंट का। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि इन एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा धरती पे वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि चांद पे जाना तो दूर की बात है, अब क्वेश्चन सर्वाइवल का आ चुका है। दोस्तों वापस लौटने के बेसिकली 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि यहीं से ही स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए, लेकिन इसके लिए स्पेसक्राफ्ट के मेन इंजन को चालू करना पड़ेगा जो कि सर्विस मॉड्यूल के बिल्कुल पास में है, और कोई नहीं जानता कि वो इंजन डैमेज है या नहीं। अगर वो डैमेज हुआ तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसको चालू करने से। और दूसरा उपाय था कि चांद का एक पूरा चक्कर लगाया जाए और चांद की ग्रेविटी को यूज किया जाए वापस आने के लिए। इसमें फायदा ये था कि आपको मेन इंजन को शुरू नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें 4 से 5 दिन लगते एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस आने में। सवाल ये आता था कि क्या स्पेसक्राफ्ट में इतना ऑक्सीजन और इतना पानी मौजूद है कि ये 4 से 5 दिन तक 3 एस्ट्रोनॉट के लिए इनफ हो। मिशन कंट्रोल अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और दूसरा तरीका चुना जाता है स्पेसक्राफ्ट को धरती पे वापस लाने के लिए, और वो तरीका था चांद का एक पूरा चक्कर लगाया जाए और फिर धरती पे वापस आया जाए। दोस्तों मिशन कंट्रोल इनको बोलता है कि कमांड और सर्विस मॉड्यूल को तुरंत बंद कर दिया जाए। जितने भी नॉन इसेंशियल सिस्टम है स्पेसक्राफ्ट में उन सभी को बंद कर दो, इंक्लूडिंग हीटर्स। दोस्तों अब ल्यूनार मॉड्यूल को यूज किया जाता है एज ए लाइफ बोट, लेकिन ल्यूनार मॉड्यूल जैसा मैंने पहले बताया ये वो हिस्सा होता है जो चांद पे जाता है। और दोस्तों ल्यूनार मॉड्यूल का डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि इसमें 2 लोग रह सकते हैं 20 घंटे तक, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि 3 लोगों को रहना था, वो भी 4 से 5 दिन। और ल्यूनार मॉड्यूल का इंजन भी कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो सिर्फ एक बर्न को सहन कर सकता है,
बर्न का मतलब होता है जब इंजन को फायर किया जाता है तो उसे बर्न कहते हैं। तो दोस्तों ल्यूनार मॉड्यूल को यूज करते हैं ये लोग एज ए लाइफ बोट। दोस्तों पहला बर्न किया जाता है स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को सही करने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद ये एस्ट्रोनॉट्स होते हैं फार साइड ऑफ द मून, क्योंकि मून का एक पूरा चक्कर लगा के इनको आना है, तो ये मून के दूसरी तरफ होते हैं। और दोस्तों ये आज तक भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि अनब्रेकेबल है, क्योंकि इतना दूर धरती से आज तक कोई भी इंसान नहीं जा पाया। ये लोग उस टाइम धरती से लगभग 4,40,000 किलोमीटर दूर थे। दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। दोस्तों मिशन कंट्रोल के इंजीनियर्स कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उसके हिसाब से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जितना फूड और जितना पानी, जितनी इसेंशियल चीजें इनके पास अवेलेबल है और जितना इनके आने में टाइम है टोटल, उसमें सिर्फ 1 घंटे का ही मार्जिन है। तो इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए ये लोग दूसरा बर्न करने को बोलते हैं ल्यूनार मॉड्यूल में। दोस्तों थैंकफुली ये मॉड्यूल दूसरा बर्न भी सहन कर जाता है और जो मार्जिन होता है वो बढ़ के 11 घंटे का हो जाता है। यानी कि अब इनके पास 11 घंटे का एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा पानी मौजूद है। दोस्तों जब जैसे ही लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बड़ी दिक्कत और सामने आती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन। दोस्तों क्योंकि ल्यूनार मॉड्यूल 2 लोगों के लिए ही बना था, लेकिन इसमें 3 लोग बैठे थे, तो CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है वहां पे, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो बाहर CO2 निकालेंगे और एक एक्स्ट्रा पर्सन होने की वजह से वहां पे CO2 का लेवल बढ़ने लग जाता है। अब ग्राउंड पे जो मिशन कंट्रोल के लोग होते हैं वो इनसे पूछते हैं आप बताइए आपके पास क्या क्या सामान मौजूद है। तो दोस्तों ये बताते हैं कि हमारे पास डक्ट टेप है, हमारे पास कार्डबोर्ड है, कुछ प्लास्टिक बैग्स हैं। अब चैलेंज ये था कि इन सब चीजों से मिला के एक ऐसा कॉन्ट्रैप्शन बनाया जाए जिससे कि CO2 के लेवल को कम किया जा सके। दोस्तों ये लोग सक्सेसफुल रहते हैं और काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको एक एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है अर्थ से और इन सबको मिला के एक कॉन्ट्रैप्शन बनाया जाता है। दोस्तों थैंकफुली वो कॉन्ट्रैप्शन काम करता है और CO2 का लेवल नीचे आने लगता है। दोस्तों अब एक एक चीज एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्ट करी जाती है अर्थ से कि आप लोग दिन में 200 ml से ज्यादा वाटर इनटेक ना करें, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपको यूरिनेट करना पड़ेगा और आपका जो यूरिन होगा उसके वेट से स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदल सकती है। दोस्तों बहुत सीवियर कंडीशन होती है उन एस्ट्रोनॉट्स की, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है स्पेसक्राफ्ट में, क्योंकि हीटर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। दोस्तों अब टाइम आता है री एंट्री का। री एंट्री इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो गैसेस से फ्रिक्शन होने के साथ ही बहुत ही ज्यादा हीट पैदा होती है और वो चीज जल जाती है। दोस्तों यही चीज स्पेसक्राफ्ट पे भी लागू होती है। स्पेसक्राफ्ट का जो कमांड मॉड्यूल वाला हिस्सा होता है वो ही बना हुआ होता है सिर्फ री एंट्री के लिए, क्योंकि कमांड मॉड्यूल में एक हीट शील्ड लगी हुई होती है जो कि स्पेसक्राफ्ट को बचाती है एक्सेसिव हीट से। लेकिन उस धमाके में अगर हीट शील्ड डैमेज हो चुकी तो फिर ये हीट इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को वहीं पे खत्म कर देगी, जला देगी। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि री एंट्री के लिए एटमॉस्फेयर के साथ सिर्फ 2 डिग्री का एंगल होना चाहिए और इसी एंगल को गेन करने के लिए स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को सही करने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक तीसरा बर्न करते हैं ल्यूनार मॉड्यूल में। और थैंकफुली तीसरा बर्न भी ल्यूनार मॉड्यूल सहन कर जाता है और ये लोग अपनी डायरेक्शन को सही कर पाते हैं। री एंट्री सही से होती है, लेकिन जैसे ही ये लोग एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं अर्थ पे जो मिशन कंट्रोल होते हैं उससे इनका संपर्क टूट जाता है, कंप्लीट ब्लैक आउट हो जाता है। हालांकि ये चीज कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आइनोस्फीयर में कोई चीज एंटर करती है तो रेडियो वेव्स अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसी वजह से ब्लैकआउट हो जाता है। दोस्तों मैक्सिमम ब्लैकआउट जो उस टाइम तक आज तक रहा था वो रहा था 3 मिनट का। तो सभी लोग 3 मिनट पूरा होने का इंतजार करते हैं। जिन टीवी चैनल्स ने इस मिशन को दिखाया नहीं था, आज पूरा का पूरा वर्ल्ड उस 3 मिनट पूरा होने का वेट कर रहा था। दोस्तों सब लोग प्रे कर रहे थे, जो एस्ट्रोनॉट्स के परिवार वाले थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, सभी लोग एक तरह से प्रे कर रहे थे कि ये लोग जिंदा वापस आ जाएं। दोस्तों 3 मिनट पूरे होते हैं लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 3 मिनट 10 सेकंड, 20 सेकंड, 3.5 मिनट, 4 मिनट बीत जाते हैं लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फाइनली 4 मिनट 27 सेकंड के बाद सामने से रिस्पॉन्स आता है और जो इनका कमांड मॉड्यूल होता है वो पैसिफिक ओशन में धीरे से गिर जाता है। दोस्तों नासा की जो रेस्क्यू टीम होती है वो इन्हें रेस्क्यू कर लेती है और फाइनली तीनों एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा बचा लिया जाता है। दोस्तों वैसे तो ये मिशन फेल रहा, लेकिन अपने इस रेस्क्यू
ऑपरेशन की वजह से ये मिशन इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड